तो दोस्तों सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में प्रकाश का परावर्तन होता है क्या। तो प्रकाश के परावर्तन समझने से पहले आपको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। देखिए ये आपका हो गया, ये समतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? समतल दर्पण। समतल दर्पण अंग्रेजी में इसको प्लेन मिरर बोलेंगे। तो जब क्या होता है इसमें, जब कोई प्रकाश यहां पर आपतित होता है, ठीक है ना, तो जब प्रकाश अगर किसी भी दर्पण पर यहाँ पर टकराएगा तो यहाँ पर ये परावर्तित हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो जो प्रकाश आती है, जो किरण आती है और यहाँ पर टकराती है, उसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। और जो किरण यहाँ से टकराकर, यहाँ से टकराई, ये किरण यहाँ पर आई, यहाँ से टकराई और इससे होकर क्या होती है? चली जाती है। तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और बीच में इस तरह से क्या होता है? ये अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब हो गया। तो यहां पर आप समझे। और ये जो बिंदु हो गया उसको कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। देखिए किस तरह से याद रखेंगे, जब ये आपका हो गया समतल दर्पण और जब देखिए ये वाला किरण क्या हुआ, यहाँ पर आकर टकराई, ठीक है, तो इसको कहेंगे आपतित किरण। और जो किरण यहाँ पर टकराई, मैंने कहाँ पर? आपतन बिंदु पर टकरा कर लौट जाती है ना, लौट गई, उसको कहेंगे परावर्तित किरण। और जो आपतन बिंदु पर पूरा का पूरा लंब है, लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर, इस तरह से, तो इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। और ये वाला जो कोण है, ये वाला कौन सा कोण? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको कहेंगे आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण। और ये देखिए, और ये वाला जो कोण होगा, ये वाला, इसको आर बोलेंगे। आर मतलब परावर्तन कोण। ये हो गया आपका परावर्तन कोण। तो यहां से आप पिक्चर में समझे, इस तरह से ये समझ गया, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये अभिलंब हो गया, ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और समतल दर्पण हो गया। तो यहां से प्रकाश का परावर्तन का आप परिभाषा लिख सकते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप परिभाषा बना सकते हैं। कैसे लिखेंगे? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही तो हुआ। देखिए ये प्रकाश था, ये यहाँ पर टकराई और चली गई, ठीक है ना। तो आया और गया, माने एल्ले और गिल्ले, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो इसका आंसर होगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपको फंसने का चांस रहेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होगा आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों
एक ही समतल में होते हैं, समतल में होते हैं। ठीक है। दूसरा होगा आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात I बराबर R कोण लगा देंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप प्रकाश के परावर्तन के दो नियम लिख सकते हैं। ये दो नंबरी में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। देखिए इस ये रटने वाला चीज नहीं है, आप थोड़ा पिक्चर पर ध्यान दीजिए। अगर पिछला वाला पिक्चर अगर अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे तो याद हो ही गया होगा। देखिए यहाँ पर हम बताए थे अभी कि ये हो गया आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। और यहां से ये हो गया आपका, ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है। ये कौन सा किरण? आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब बीच में ये अभिलंब, बीच में अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। अब बस लगा दी, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो यही तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला हो गया आपका। अब दूसरा देखिए, यहां पर जो कोण होता है, यहाँ वाला, ये वाला, देखिए ये वाला एरिया में, ये वाला में, तो ये होता है I माने आपतन कोण। ये वाला जो होता है R होता है माने परावर्तन कोण। तो दूसरा यहां से याद रखिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों आप लोगों को उत्तल दर्पण के बारे में समझाते हैं। उत्तल दर्पण के आखिर में ये उत्तल दर्पण क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब पहले समझा देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, बना देंगे। आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आपका छोटा सीधा आभासी, छोटा सीधा आभासी। ठीक है। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा सीधा आभासी। और इसका अगर उपयोग का बात करें, उपयोग का बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है कहां पर? तो गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है। गाड़ी की कहां पर? गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर। इसी को आप बोल सकते हैं पश्च दृश्य दर्पण। ठीक है। या इसी को बोल सकते हैं पीछे देखने के आईने, पीछे देखने के आईने, आईने। ठीक है। तो समझ गए। अब बैक तो देखे ही होंगे, बैक में जो साइड मिरर जो लगा रहता है ड्राइवर के बगल में नहीं रहता है, जिसमें आप देखते हैं कि पीछे कौन गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है, वो कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा। समझिए। अब इसको आखिर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, तो इसका क्वेश्चन रहेगा कैसे रहेगा, ध्यान दीजिए। पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि उत्तल दर्पण का उपयोग, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर या पीछे देखने के आईने में के रूप में क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? मतलब हुआ कि यहां पर पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो साइड मिरर या पीछे देखने में क्यों किया जाता है। तो इसका सीधा साधा आंसर यही होता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? छोटा सीधा आभासी होता है। क्या होता है? छोटा सीधा आभासी होता है। इसीलिए इसका उपयोग जो होता है
गाड़ी के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो इसका हम आंसर कैसे देंगे? लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा एवं आभासी होता है। इसीलिए इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप उत्तल दर्पण का उपयोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो नहीं समझे तो एक बार समझिए। यहाँ पर कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर हम बताए ना कि इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई गाड़ी, सपोज कीजिए आप बाइक चला रहे हैं। ठीक है, तो बाइक चला रहे हैं तो इसमें देखिएगा ना कि पीछे आखिर में जो हॉर्न मार रहा वो ट्रक है कि बस है, ठीक ना। उसके बाद ना आप साइड कीजिएगा तो क्या होगा, जब छोटा प्रतिबिंब, छोटा सेंस समझ गया ना, जैसे सपोज कीजिए मेरा इतना बड़ा फेस है, ठीक ना, तो उसमें देखेंगे तो इतनी चुकी के दिखा देगा। तो इतना बड़ा जो बस, मतलब इतना बड़ा तो होता नहीं है, बहुत बड़ा होता है बस, तो वो मतलब जब तक छोटा उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वो छोटा सा आईना में उसका मतलब इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसीलिए उसमें क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ गए? चलिए अब अवतल दर्पण की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं कि आखिर में अवतल दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है। अवतल दर्पण, ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें आखिर में प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रतिबिंब, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो होता है बड़ा, सीधा, आभासी। ठीक है, तो अवतल दर्पण का कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा, सीधा, आभासी। और अभी हम बताए उत्तल दर्पण का कैसा बनता है? छोटा, सीधा, आभासी। तो इसका जब उपयोग का बात करते हैं, उपयोग माने यूज, तो इसका उपयोग जो होता है, पहला समझिए, इसका अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। ठीक है, तो अपने सामने छिलते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में। दूसरा होता है, इसी को हम बोल सकते हैं हजामती दर्पण में। हजामती दर्पण कहां पर? हजाम, सैलून में। ठीक है, तो हजामती दर्पण कौन सा यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। अगला होता है गाड़ी के हेडलाइट में। अगला होता है सर्च लाइट में। क्या होता है? सर्च लाइट में। उसके बाद होता है डॉक्टरों के द्वारा आँख, नाक, गले के इलाज में। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट जो है वो आप याद रखिएगा। चलिए एक बार और दोहरा लेते हैं।
तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है बड़ा सीधा आभासी। क्या होता है? बड़ा सीधा आभासी। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पहला होता है दाढ़ी बनाने में, ये याद रखिएगा दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको। तो अवतल दर्पण का अगर उपयोग पूछेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है, तो इसमें आप लिख दीजिएगा इस तरह से। तो पहला होता है दाढ़ी बनाने में, किसमें? दाढ़ी बनाने में। और दूसरा हो जाता है हजामती दर्पण में, किसमें? हजामती दर्पण में। तीसरा होता है गाड़ी की हेडलाइट। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां पर साइड मिरर नहीं बोले हम, साइड मिरर। अगर साइड मिरर रहेगा तो पिछला वाला चीज हो जाएगा क्या चीज? उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो साइड मिरर रहेगा तो क्या मानिएगा? उत्तल दर्पण। लेकिन यहाँ पर क्या करा है? हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट में, ठीक ना। तो गाड़ी के हेडलाइट में कौन दर्पण? अवतल दर्पण। सर्च लाइट में भी हो गया। और डॉक्टर के द्वारा जो आंख नाक गले का जो इलाज किया जाता है उसमें भी कौन दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप समझे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये चारों टॉपिक पहला चैप्टर से VVI है वो हम बता दिए। उसी प्रकार चैप्टर वाइज जो जो VVI होगा उसका हम बहुत देसी अंदाज में बताने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में। क्या कीजिएगा आप लोग, इसको देखकर छोड़ नहीं दीजिएगा, ठीक। उसको क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा और एक दो बार रिवाइज कीजिएगा ना तो हो जाएगा सबका सब, ठीक है। और प्रकाश का परावर्तन वाला जो है इस तरह से आप बना बनाकर इसको क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। इसी में सबका चारों VVI है, देख लीजिएगा अच्छा तरह से। दोस्तों अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है इस वीडियो में तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। तो अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।